नमस्कार मित्रों। केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम मीन्स एकीकृत पेंशन योजना का नोटिफिकेशन मतलब कि उसका गेजेट बाहर आ चुका है। कल ही रिलीज हुआ है और इस गेजेट में काफ़ी सारे चीज़ें लिखी गई है। मतलब इस योजना के अंदर आपको कितना लाभ और कितना फ़ायदा होने वाला है, क्या ये योजना एनपीएस से अच्छा है, ये सब आपके दिमाग के अंदर जितने भी पॉइंट है, जो भी आपके दिमाग में अभी चल रहा है, ये सभी पॉइंट का अगर आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैनों की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम मीन्स एकीकृत पेंशन योजना में इस वीडियो में यहाँ पे लिखे गए काफ़ी सारे पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। मतलब कि इस योजना के अंतर्गत आपकी पात्रता क्या रहेगी, इस योजना के अंतर्गत आपको कौन सा लाभ मिलने वाला है, इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्तिगत कॉर्पस है और पूल कॉर्पस है उसका क्या मायना है, फिर उसके बाद जो बेंचमार्क कॉर्पस है इस योजना के अंदर उसका क्या मायना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, उसके आधार पे हम आपको मंथली एश्योर्ड पेंशन कितना मिलने वाला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में रिटायरमेंट पे एक लमसम अमाउंट जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस योजना के अंतर्गत आपकी पात्रता क्या रहेगी, मतलब कि अभी जो भी कर्मचारी, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अभी ये केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी। मतलब कि अभी तक जो भी कर्मचारी थे एनपीएस के अंदर वो सभी को ये योजना लागू हो सकती है। मतलब एनपीएस के अंदर जो है अगर वो विकल्प वहाँ चुनता है यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वो आ सकता है। यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे पॉइंट है। मतलब कि पहली चीज़ कि अगर किसी का नौकरी लगने के बाद अगर मिनिमम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होता है तो उसको वहाँ पे, उसके बाद अगर वो रिटायरमेंट होता है 10 साल के बाद तो वहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ द पेंशन यहाँ मिलने वाला है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि अगर कोई गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी को फोर्सफुली रिटायर्ड कर रहा है, मतलब कोई कंडीशन के बेसिस पे अगर वो पर्सन को गवर्नमेंट रिटायर्ड कर रहा है तो उसको भी ये पेंशन का लाभ मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर आपकी 25 साल की मिनिमम सर्विस हो गई है उसके बाद आप वीआरएस ले रहे हो तो यहाँ पे आपको एक पेंशन का, इस यूपीएस पेंशन का आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को रिमूव कर दिया सर्विस से, कोई मतलब उसको मतलब पनिशमेंट के आधार पर उसको सर्विस से रिमूव किया है, अगर उसने रेजिग्नेशन दिया है, अगर उसको सर्विस से निकाला गया है तो इस पेंशन योजना का लाभ उसको मिलने वाला नहीं है। ये हो गई एलिजिबिलिटी। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं। इस योजना के अंतर्गत 3 लाभ है। एक है सुनिश्चित पेंशन मीन्स मिनिमम एश्योर्ड पेंशन, दूसरा है सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मतलब कि एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, और तीसरा है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन मतलब कि एश्योर्ड फैमिली पेंशन। सबसे पहले सुनिश्चित पेंशन में क्या है कि जब आप रिटायरमेंट हो रहे हो, अब रिटायरमेंट मान लो कि 25 साल के बाद 26वें साल में रिटायरमेंट हो रहे हो, तो अगर 26वें साल में दिसंबर के अंदर आप रिटायरमेंट हो रहे हो तो जनवरी से दिसंबर मतलब 12 महीने जो हुआ, उस जो बेसिक पे है उस 12 महीने के दरमियान उसका एवरेज होगा उस बेसिक पे का, और उस बेसिक पे का 50% उस बेसिक के का 50% प्लस वहाँ पे डियरनेस रिलीफ, मतलब कि जो डीए हम बोलते हैं वो आपको वहाँ पे एक फैमिली मतलब वो वहाँ पे आपको एक सुनिश्चित पेंशन मिनिमम एश्योर्ड पेंशन के दौर पे वहाँ पे आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई 25 साल की सर्विस में ये मतलब 50% बेसिक पे का आपको मिलने वाला है। पहले क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम था, वहाँ पे 20 साल के बाद आपको वहाँ पे पेंशन जो आपका जो लास्ट बेसिक पे था उसका 50% प्लस डीए मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 25 साल की मिनिमम सर्विस के बाद आपको वहाँ पे 50% बेसिक पे का प्लस डीए यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मान लो कि कोई सर्विस में जुड़ा है, अगर वो 25 साल उसका सर्विस नहीं हो रहा है, वो 24 साल पे रिटायरमेंट हो गया, 24 साल पे सर्विस ज्वाइन किया उसके बाद 24 साल के या 20 साल पे रिटायरमेंट हो गया, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनेट पे आउट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। प्रोपोर्शनेट पे आउट कैसे रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कि कोई 20 साल की सर्विस हुई और रिटायर्ड हुआ, सुपरिटेंडेंट हो गया, तो वहाँ पे जो उसका जो लास्ट बेसिक सैलरी था, लास्ट बेसिक 12 महीने का एवरेज हुआ, उस एवरेज का
40% बेसिक प्लस डीआर, मतलब कि डियरनेस रिलीफ मतलब डीए उसको मिलने वाला है। ऐसे ही अगर किसी ने 15 साल पे उसका सर्विस वहाँ पे सुपर यूनिट होगा, वो रिटायर्ड हो गया, तो उसका 30% ऑफ द जो लास्ट बेसिक था 12 महीने का एवरेज प्लस वहाँ पे उसको डियरनेस रिलीफ मिलने वाला है। और यहाँ पे हम बात करते हैं, मान लो अगर किसी ने वीआरएस लिया 25 साल के बाद वीआरएस लिया है, ठीक है, लेकिन उसकी सर्विस मान लो कि 30 साल की है, मान लो कि वो रिटायर्ड 30 साल के बाद होने वाला था, लेकिन उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट 25 साल के बाद लिया, मतलब 26वीं साल पे रिटायरमेंट ले लिया उसने, लेकिन उसकी सर्विस थी 30 साल। तो अब यहाँ पे क्या था कि जो वीआरएस ले रहा है उसका जो एक्चुअल पेंशन होगा वो कब स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा जब उसकी सर्विस 30 साल की ऑफिशियली खत्म होगी, तब जाके उसका पेंशन स्टार्ट होगा। मान लो कि यहाँ पे मान लो कि कोई रिटायरमेंट, उसकी रिटायरमेंट एज है 2023 में, 2030 में वो रिटायर्ड हो रहा है। 2030 में अगर वो रिटायर्ड हो रहा है, लेकिन उसने 2026 में अपना रिटायरमेंट दे दिया, 2026 में उसकी मिनिमम सर्विस हो गई 25 साल, ठीक है, लेकिन उसका रिटायरमेंट एक्चुअल डेट था 2030, लेकिन वो रिटायर्ड वीआरएस ले रहा है 2026 में। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो पेंशन होगा वो 2030 से ही चालू होगा। अगर वो वीआरएस ले रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका पेंशन 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, इवन तो उसने 25 साल की मिनिमम सर्विस की है तब भी, लेकिन उसका जो पेंशन है वो स्टार्ट तो होगा 2030 से ही। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, मतलब किसी ने जॉब ज्वाइन किया और वो 10 साल के बाद रिटायर्ड हो गया, तो वहां पे उसको 10,000 प्रति माह प्लस डियरनेस रिलीफ का एक पेंशन, उसको मिनिमम एश्योर्ड पेंशन उसको मिलने वाला है। तीसरी चीज सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पर्सन पेंशन ले रहा है और उसकी डेथ हो गई, तो वहां पे क्या है कि जो उसका लास्ट पेंशन था जो उसने लिया है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जो लास्ट पेंशन है उसका 60% हिस्सा उसकी वाइफ को मिलना चालू हो जाएगा। तो ये है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे दो चीज दी गई है इस नोटिफिकेशन में, एक है इंडिविजुअल कॉर्पस, दूसरा है पूल कॉर्पस और तीसरा है बेंचमार्क कॉर्पस। तीन चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दो फंड कंप्राइज किया है, एक है इंडिविजुअल कॉर्पस, दूसरा है पूल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस में क्या है कि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, जो 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस जो डीए है वो वहां पे एम्प्लॉय की तरफ से इंडिविजुअल कॉर्पस में कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन साथ में जितना 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए है उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे इंडिविजुअल कॉर्पस में क्रेडिट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है, जो भी मेडिकल फैकल्टी से है या जो भी बंदा एनपीपीए ले रहा है, एनपीपीए का हकदार है, वो एनपीपीए उसको मिल रहा है, तो बेसिक पे में एनपीपीए इंक्लूडेड है, बेसिक पे में एनपीपीए इंक्लूडेड है। ये हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस। दूसरा हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस में क्या है कि जो बंदा है उसका वहां पे मतलब कंट्रोल रहेगा, मतलब कि इंडिविजुअल कॉर्पस जो भी हमारे एनपीएस में है, जितना हम 10% हमारा बेसिक पे प्लस डीए वहाँ पे कटता है, सामने 14% गवर्नमेंट ऐड करती है, लेकिन वहाँ पे चॉइस है, हम फंड चॉइस करती है। अगर डिफॉल्ट रखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो वहाँ पे फंड 3 है वो रह जाएगा। अगर वहाँ पे हमें यहाँ पे भी ये इंडिविजुअल कॉर्पस फंड में हमें चॉइस मिलेगी, हम अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट फंड को चूज कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद है दूसरा है कि पूल कॉर्पस। पूल कॉर्पस क्या है कि पूल कॉर्पस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, वहां इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि एडिशनली जो 10% इंडिविजुअल कॉर्पस में सेंट्रल गवर्नमेंट जमा करती थी, लेकिन यहाँ पे एडिशनली सेंट्रल गवर्नमेंट पूल कॉर्पस में जो हमारा बेसिक सैलरी है उसका 8.5% वहां पे जमा करेगी। लेकिन पूल कॉर्पस का सिर्फ एंड सिर्फ गवर्नमेंट ही हकदार रहेगी, गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, उसमें इंडिविजुअल उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये पूल कॉर्पस का फायदा ये है कि पूल कॉर्पस में जो अमाउंट जा रही है वो उसको लास्ट में जब रिटायरमेंट के टाइम पेंशन में उसको फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। और इसके यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी जो एनपीएस में हम इन्वेस्टमेंट चॉइस करते हैं,
इसी तरह इंडिविजुअल कॉर्पस में हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चॉइस कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पैटर्न है ऑप्ट हो जाएगी। ये हो गया इंडिविजुअल और पूल कॉर्पस। अब हम बात करते हैं बेंचमार्क कॉर्पस से। बेंचमार्क कॉर्पस क्या है? बेंचमार्क कॉर्पस ऐसा कॉर्पस है कि जिसके बेसिस पे हमारा जो लास्ट में जो पेंशन है 25 साल की मिनिमम सर्विस के बाद या 10 साल की मिनिमम सर्विस के बाद या 15 साल की मिनिमम सर्विस के बाद के जो पेंशन बनेगा, तो पूरा पेंशन जो है बेंचमार्क कॉर्पस पर डिसाइड होगा। तो बेंचमार्क कॉर्पस मतलब एक डिफाइंड अमाउंट है जो गवर्नमेंट कंप्यूट करेगी। कैसे कंप्यूट करेगी? जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो जो हमारा जो बेसिक है और जो हमारा बेसिक कटता है इंडिविजुअल कॉर्पस में, और सामने से जो गवर्नमेंट उसमें डाल रही है जो फंड, ये दोनों को मिला के इस दोनों के हिसाब से जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो दोनों जो हमारा इंडिविजुअल कॉर्पस है, जो हमारा किस्त कटती है, उसके हिसाब से वहाँ बेंचमार्क कॉर्पस कंप्यूट होगा। लेकिन वो डिटरमाइन कौन करेगा? कंप्यूटेशन कैसे होने वाला है, कैसे होगा, वो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। लेकिन ये जो डिटरमाइन करेंगी वो पीएफडीए, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो डिसाइड करने वाली है। लेकिन ये है जो बेंचमार्क कॉर्पस वहां पे डिसाइडेड है, मतलब जो बेंचमार्क कॉर्पस है उसने डिसाइड किया कि 50 लाख होना चाहिए बेंचमार्क कॉर्पस अगर 25 साल की सर्विस के बाद। तो हमारा यहाँ पे जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो भी 25 लाख होगा। मतलब कि जो बेंचमार्क कॉर्पस है उतना ही हमारा इंडिविजुअल कॉर्पस होना चाहिए, तभी जाके हमें यहाँ पे जो पेंशन, जो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है या जो एश्योर्ड पेंशन है वो हमें मिलेगा। ठीक है, अगर बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख है, इंडिविजुअल कॉर्पस हमारा 50 लाख हो गया, तो जो पेंशन का जो कैलकुलेशन है वो एज सच रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल कॉर्पस में जो हमारा जमा हुई राशि उसको हमने विड्रॉ कर लिया कुछ अमाउंट, और बेंचमार्क कॉर्पस से वो अमाउंट कम हो गई, तो हमें यहाँ पे मौका मिलेगा कि भाई आप इंडिविजुअल कॉर्पस में बेंचमार्क कॉर्पस जितना अमाउंट डाल दो, ताकि आपका पेंशन जो है, जो आपका पेंशन का कैलकुलेशन होने वाला है वो एज सच रहेगा, अन्यथा आपका पेंशन में कटौती की जाएगी। दूसरी चीज है यहाँ पे, मान लो कि किसी का इंडिविजुअल कॉर्पस ज्यादा हो गया, बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख है, उसका इंडिविजुअल कॉर्पस हो गया 60 लाख, तो यहाँ पे क्या है कि जो 50 लाख है उसका इंडिविजुअल कॉर्पस वही उसका पूल कॉर्पस में ट्रांसफर होगा। ठीक है, बेंचमार्क जो कॉर्पस हो गया 50 लाख, तो इंडिविजुअल कॉर्पस से 50 लाख पूल कॉर्पस में ट्रांसफर होगा, तो 10 लाख बचा वो इंडिविजुअल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आई, इंडिविजुअल कॉर्पस जो हमारा है और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होके बनता है। पूल कॉर्पस है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उससे बनता है। और बेंचमार्क कॉर्पस जो डिसाइड होने वाला है, कंप्यूट होने वाला है कि अमाउंट है वो बेंचमार्क कॉर्पस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडिविजुअल कॉर्पस में जितना भी फंड है रिटायरमेंट में टाइम, वो सब भी फंड हमारा पूल कॉर्पस है उसमें चला जाएगा। और पूल कॉर्पस में जो गया, मतलब कि इंडिविजुअल कॉर्पस से हमारी जो अमाउंट ट्रांसफर हुई वो बेंचमार्क जितनी अमाउंट है, तो जहाँ यहाँ पे पेंशन है लास्ट 12 महीने का बेसिक पे प्लस बेसिक पे का 50% प्लस डियरनेस रिलीफ, मतलब डी वहाँ मिलने वाला वो मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे कम है इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क से, तो हमारी पेंशन में कटौती की जाएगी, या तो हमें मौका मिलेगा कि आप बेंचमार्क जितना फंड वहां पर डाल दो तो पेंशन हमारा एज सच रहेगा। अगर ज्यादा है इंडिविजुअल कॉर्पस में बेंचमार्क कॉर्पस से, तो एक्सेस अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये रहा बेंचमार्क, इंडिविजुअल और कॉर्पस फंड। इसमें आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको और यहाँ पे क्लेरिफाई कर सकता हूँ। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें एक कैलकुलेशन दिया है, इलस्ट्रेटिव कैलकुलेशन दिया है कि लास्ट 12 मंथ की बेसिक पे अगर रिटायरमेंट में टाइम के 45,000 है, वहाँ पे 45,000 है, तो वहाँ पे एक बेंचमार्क कॉर्पस मतलब कि 10 साल की सर्विस मतलब 120 मंथ, वहाँ पे बेंचमार्क कॉर्पस रखा गया है 25 लाख। मतलब इंडिविजुअल कॉर्पस 10 साल के बाद हमारा 25 लाख वहाँ पे होना चाहिए, तब जाके हमें एक मिनिमम पेंशन मिलेगा। जो हमारा एक्चुअल अकाउंट कैलकुलेशन है वो आपको मिलने वाला है। उसके बाद 15 साल की सर्विस मतलब 180 मंथ पे आपका बेंचमार्क कॉर्पस यहाँ पे जो दिया गया है वो 30 लाख है। उसके बाद 25 साल मतलब 300 मंथ पे 300 मंथ पे जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो 15 लाख यहाँ पे दिया गया है। मतलब इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस जितना होगा, तब जाके लास्ट 12 मंथ की जो एवरेज बेसिक पे है
उसका 50% प्लस डीए आपको एक पेंशन के तौर पे, एक एश्योर्ड पेंशन के तौर पे वहां पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात करेंगे कैलकुलेशन की, जो आपका एश्योर्ड पेंशन है वो कितना होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे एक इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दिया गया है कि जो नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, उसके बेसिस पे हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेशन जो हमारा लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक सैलरी है, जो भी लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक सैलरी हुआ, उसको डिवाइड किया 2 से, फिर उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मंथ ऑफ द सर्विस, आपने कितने मंथ, कितने महीने सर्विस किया है वो, और उसको हम डिवाइड करेंगे 300 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम अपना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस से, और फिर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को हम डिवाइड करेंगे बेंचमार्क कॉर्पस। मतलब 12 मंथ का एवरेज बेसिक सैलरी बटा 2 इंटू नंबर ऑफ मंथ ऑफ द सर्विस बटा 300 इंटू इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बटा बेंचमार्क कॉर्पस, तब जाके यहाँ पे डिसाइड होगा। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, लास्ट 12 मंथ का एजिक सैलरी अगर 45,000 हो रहा है, 25 साल की सर्विस, 300 मंथ किया है, आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस 50 लाख, मतलब कि आपका कंट्रीब्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 10% कंट्रीब्यूशन है, 10% एम्प्लॉय का प्लस 10% सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो दोनों मिला के यहाँ पे 25 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस 50 लाख हो रहा है और बेंचमार्क कॉर्पस भी 50 लाख है। तो यहाँ पे आपका जो मंथली एश्योर्ड पेंशन मिलने वाला है वो 22,500 प्लस डीआर, मतलब कि डीए जो है उस टाइम जो होगा वो आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसमें आपने एक भी किसी भी प्रकार का विड्रॉल नहीं किया है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस के इक्वली है, और दूसरा यहाँ पे आपने डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने चूज किया है, और यहाँ पे आपका एक भी क्रेडिट मिसिंग नहीं हुआ है, कि मतलब एक भी कंट्रीब्यूशन आपका मिसिंग नहीं हुआ। ऐसे ही अगर 45,000 लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे है और आपने 15 साल की सर्विस की है, मतलब 180 मंथ किया है, तो यहाँ पे जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो 13 लाख है। तो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस अगर आपका 30 लाख रहा, तो वहाँ पे आपको मंथली एश्योर्ड पेंशन मिलने वाला है 13,500 प्लस डीए, डियरनेस रिलीफ और डी। उसके बाद सेम अगर 10 साल की सर्विस है, इन्वेस्टमेंट कॉर्पस आपका 25 लाख है, बेंचमार्क कॉर्पस भी आपका 25 लाख है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वो बन के आएगा 9,000। लेकिन क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से मीट कर रहा है, तो वहां पे आगे मैंने बोला था ना, मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ आपको मिलने वाला है। तो 9,000 है और बाय डिफॉल्ट 10,000 वहां पे हो जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन में, मतलब आपने कुछ पार्शियल विड्रॉ कर दिया, अगर आपने विड्रॉल नहीं किया है लेकिन वहाँ पे कंट्रीब्यूशन वहाँ पे मिसिंग हुआ है, ऐसे केस में क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा है कि आपके यहाँ पे आपने मतलब कोई बाय डिफॉल्ट पैटर्न था, चूज नहीं किया, लेकिन आपने सिलेक्ट किया वहाँ पे कि भाई मेरे को एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी वाले फंड नहीं चाहिए, मुझे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस का फंड चाहिए, वो आपने जो यहाँ पे जो चूज किया है अपने इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें आपका क्या सिनेरियो होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे था 45,000 और आपके ने सर्विस किया है 10 साल 120 मंथ, लेकिन वहाँ पे आपने पार्शियल विड्रॉ कर दिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पस से, कितना 3 लाख, तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस वहाँ पे 22 लाख ही रहेगा और बेंचमार्क कॉर्पस है आपका 25 लाख। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि मंथली एश्योर्ड पेंशन जो आपका बनने वाला है 8,800 प्लस डीआर। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना मिनिमम 10,000, लेकिन यहाँ पे आपने विड्रॉ कर दिया है इन्वेस्टमेंट कॉर्पस से, आपने विड्रॉ किया है, इसलिए मिनिमम वाला कंसेप्ट यहाँ पे लागू नहीं होगा। लेकिन लागू होगा, कैसे होगा, अगर आपने एक कॉर्पस अगर 3 लाख जो डेफिशिएट है 22 लाख में, वो 3 लाख आपने ऐड कर दिया रिटायरमेंट के टाइम इन्वेस्टमेंट कॉर्पस से, फिर आपका बेंचमार्क कॉर्पस के इक्वल जो 25 लाख था वो हो गया, तो वहाँ पे आपको मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ मिलेगा। अन्यथा अगर आप वो जो पूर्ति है, गैप है, अगर वो 3 लाख का गैप वहाँ पे फुलफिल नहीं करते हो, तो आपका मंथली पेंशन बनेगा 8,800 प्लस डियरनेस रिलीफ और डीए।
ऐसे ही यहाँ पे अगर आपका कोई मिसिंग हो गया, आपने कोई कंट्रीब्यूशन मिसिंग हो गया और आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस हो गया 25 साल की सर्विस के बाद, अगर आपका लास्ट 12 मंथ का बेसिक सैलरी 45,000 है, अगर वहाँ पे कोई मिसिंग हो गया कंट्रीब्यूशन, वहाँ इन्वेस्टमेंट कॉर्पस आपका 45 लाख हो गया, तो बेंचमार्क कॉर्पस अगर 15 लाख होगा, तो आगे मैंने बताया ना कैलकुलेशन में, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में बताया ना, इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बटा बेंचमार्क कॉर्पस, तो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस 45 लाख बटा 50 लाख, तो 45,000। अगर वो 50 लाख होता है तो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि वो आपका बनेगा 22,500, लेकिन यहाँ पे 45 लाख ही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा और आपका जो मिनिमम मंथली एश्योर्ड पेंशन बनेगा वो 20,250 प्लस डियरनेस रिलीफ, मतलब डीए वहाँ पे बढ़ने वाला है। उसके बाद अगर आपका मतलब आपने विड्रॉ कर लिया पार्शियल, 25 साल की सर्विस हो गई और आपने मान लो कि वहाँ पे विड्रॉ भी किया है और आपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट चॉइस किया है, मान लो कि वो फंड ने उस टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होना चाहिए 50 लाख, लेकिन हुआ 40 लाख 25 साल की सर्विस के बाद, तो वहाँ पे अगर विड्रॉल भी है, इन्वेस्टमेंट आपने अपने हिसाब से चूज किया है, तो वहाँ पे जो मंथली एश्योर्ड पेंशन होने वाला है 18,000 प्लस डियरनेस रिलीफ। ऐसे ही अगर आपका लास्ट 12 मंथ का बेसिक सैलरी 45,000 है, 25 साल की सर्विस की है, इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से वहाँ पे फंड सिलेक्ट किया है और आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस हो गया 55 लाख, मतलब 5 लाख ज़्यादा हो गया, बेंचमार्क कॉर्पस है आपका 15 लाख, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ द 5 लाख है, 50 लाख तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस से पूल कॉर्पस में चला जाएगा, जो बेंचमार्क कॉर्पस है उसके इक्वल अमाउंट वहाँ चली जाएगी। जो 5 लाख बचे उसका क्या होगा, जो 5 लाख बचा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और वहाँ पे फिर 50 लाख आपका बेंचमार्क आपने सेम टू सेम बेंचमार्क के हिसाब से इंडिविजुअल से पूल में ट्रांसफर कर दिया और आपका मंथली एश्योर्ड पेंशन हो जाएगा 22,500 प्लस डियरनेस रिलीफ, हम उसको डीए बोलते हैं। अब लास्ट में रिटायरमेंट में टाइम में एक लमसम अमाउंट यहाँ पे मिलने वाली है ग्रेजुइटी के अलावा। तो ग्रेजुइटी के अलावा कैसे मिलेगी, तो उसमें क्या होगा, जो लास्ट आखिरी जो बेसिक था आपका, आखिरी बेसिक था, लास्ट आखिरी बेसिक, यहाँ पे लास्ट आखिरी बेसिक मतलब आप दिसंबर 2026 में रिटायर्ड हो रहे हो, तो दिसंबर का जो बेसिक था वो प्लस डीए उसको मिला जाएगा और उसका एक 10वां हिस्सा वो काउंट होगा। वो कैसे मिलेगा, वो 1/10वां हिस्सा 6 महीने में एक बार, मतलब आपने 30 साल सर्विस किया है तो एक साल में 6 महीने कितना आएंगे, 2 बार, तो 30 साल सर्विस किया है तो उसमें 6 महीने कितने बार आएंगे, 6 महीने में एक बार, तो 6 महीने एक साल में 2 बार, तो 30 साल में 60 बार। सिंपल। मान लो कि आपके 30 साल की सर्विस हो गई और आपका लास्ट दिसंबर का बेसिक प्लस आपका डीए 1 लाख रुपए था, तो 1 लाख का 1/10वां हिस्सा 10,000 रुपये हो गया और आपने 30 साल सर्विस किया है तो 6 महीने में एक बार, मतलब 30 साल में 60 बार आपका कैलकुलेशन होगा, मतलब कि 10,000 इंटू 60,000 मतलब आ गया आपका हो गया 6 लाख आपको एक लमसम अमाउंट इसके अलावा मिलने वाली है। ऐसे ही अगर आपका 60,000 लास्ट बेसिक सैलरी है और 20 साल की सर्विस किया, 20 साल की सर्विस में कितने बार 6 मंथ आएंगे, 40 बार आएंगे, तो लास्ट बेसिक सैलरी 60,000 प्लस उसमें डी, अभी का डी 53% है, उसको हम जोड़ देते हैं 60,000 का 53% डी हो गया 31,800, तो वो मिला के हो गया 91,800। अब 91,800 का 1/10वां हिस्सा हो गया 9,180 रुपये। अब 9,180 और आपकी सर्विस है 20 साल की, 20 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे, 40 बार, तो 9,180 इंटू 40 साल बराबर हो गया 3,67,200। ये आपको लमसम अमाउंट मिलेगी। यहाँ पे भी जो नोटिफिकेशन में भी एग्जाम्पल दिया उसको भी बार भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आप सुपरिटेंडेंट होते हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं एज पर द रूल्स, तो वहाँ पे जो आपका बेसिक सैलरी लास्ट का जो हो गया, मतलब लास्ट जो आपका सैलरी ड्रॉन हुआ उसका बेसिक सैलरी अगर 45,000 है और 53% डीए है, तो 23,850 जोड़ के वहाँ 68,850 होगा। ठीक है। अब 68,850 का मैंने बताया ना 10वां हिस्सा, मतलब उसको 10 से हम डिवाइड करेंगे, तो हम 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हुआ 6,885 इंटू आपने कितने साल सर्विस किया है, उसमें कितनी बार मंथ आया है, वो यहाँ पे काउंट होगा। देखो यहाँ पे आ गया 6,885 रुपये।
अगर 10 साल से सर्विस की है आपने, तो वहां पे 10 साल में कितने मंथ आएंगे? 20। इससे 15 साल में कितने आएंगे? 30 मंथ। 20 साल में कितने मंथ? 40 साल। 25 साल में कितने मंथ आएंगे? 50। नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ। और 30 साल की सर्विस की है तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ 60 होंगे। 35 साल की सर्विस है तो नंबर ऑफ द 6 मंथ कंप्लीटेड 70 ईयर आएगा। अगर बेसिक आपका 45,000 है और आप 35 साल के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं, तो आपको वहां पे एक लमसम अमाउंट मिलेगी, वो 4,81,915 रुपीज आपको मिलेगी। अगर आपने 20 साल के सर्विस के बाद आपका रिटायरमेंट हुआ या आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तो आपको 2,75,400 रुपये वहां पे मिलने वाले हैं। और जैनों की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप बने रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। और आने वाले वीडियो में मैं पेंशन कैलकुलेशन करने वाला हूँ, ओपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा रहने वाला है और कौन सा अच्छा रहेगा, उसके बारे में भी हम इस आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी के रिक्वेस्ट है, आप लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।